तो आपने दूसरी शादी कर ली, एक बार भी मेरे या हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? दिव्यांश ने त्रिशविका को बिना किसी इमोशंस के देखा और बोला, नहीं सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रह सकता। मुझे घुटन होती है और मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकता। मुझे माफ़ करो। ये क्या है? त्रिशविका ने थरथराते हुए होठों से टेबल पर पड़ी फाइल को देखते हुए पूछा। दिव्यांश ने सोफे पर बैठते हुए आराम से कहा, डिवोर्स पेपर्स। ये डिवोर्स पेपर्स साइन करो और जाओ यहाँ से अश्वी। Hey Lilies, your author Satyanshi this side, and on my readers' heartfelt demand, I am finally sharing Two Souls Written in Scars in Hindi. While I have already shared it in English to bring joy to my English readers, my Hindi readers are just as special to me. Your love and requests inspire me, and I am thrilled to fulfill your wishes. So stay tuned as I begin this beautiful journey of sharing Two Souls Written in Scars in Hindi language. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for updates. Your support means the world to me. So, just love you. I think I don't deserve love. Love isn't meant for me. सड़क पर चलती हुई उस लड़की ने अपने कांपते होठों से बस इतना ही कहा। उसे इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पीछे से तेज हॉर्न देती कार उसे आगे से हटने का इशारा कर रही थी, पर वो शायद इस वक्त होश में नहीं थी। कार बड़ी मुश्किल से उस लड़की के साइड से निकली और गुजरते हुए उस कार में से एक 20 या 22 साल का लड़का थोड़े गुस्से में बोला, पागल हो क्या? कब से हॉर्न दे रहा हूँ और बीच सड़क पर क्यों चल रही हो आप? आपको मरना है अगर तो जाकर कहीं पहाड़ी से कूदो ना। हम बेचारों को क्यों बेवजह मर्डर केस में फंसाना चाहती हो? उस लड़के की बात सुनकर जैसे उस लड़की को होश आया, वो कार तो आगे निकल गई। उस लड़की ने उस कार की तरफ देखा और उस कार में जो लड़का था उसने रेयर व्यू मिरर में उस लड़की का चेहरा देखा। उस लड़की ने रेड कलर का सूट पहना हुआ था जो तेज बारिश की वजह से अब तक उसकी बॉडी में चिपक चुका था। रंग गोरा, कद में ज़्यादा लंबी नहीं थी, आंखें बड़ी और काजल से सनी हुई, पर उन आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल थीं। कानों में छोटे छोटे झुमके और होठों पर वाइन कलर की लिपस्टिक। कंधे पर उसके काले बालों के कर्ल्स झूल रहे थे। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बस उसकी आंखों में दर्द था। उस लड़के ने उस लड़की को देखा और खुद से ही अफसोस करता हुआ बोला, शायद ज़्यादा बोल दिया मैंने। कितनी प्यारी दीदी है, पर शायद बहुत परेशान है, इसलिए ही तो रो रही हैं। मम्मा सही कहती है, यूँ बिना किसी की सिचुएशन जाने उसे कुछ भी नहीं सुनाना चाहिए। शायद मेरी बातों से भी हर्ट हो गई हूँ। माफ़ कर देना भगवान जी, अब किसी को हर्ट नहीं करूँगा, पक्का। उस लड़की ने कार को अपनी आंखों के सामने से ओझल होते हुए देखा। बारिश और तेज़ हो चुकी थी। आज शायद आसमान भी उसके साथ रोना चाहता था। रोड बिल्कुल सुनसान हो चुका था। उस लड़की ने वहीं पास में एक बेंच लगी देखी तो वो बैठ गई। वहाँ शायद कोई चाय की दुकान थी। वो लड़की बस खाली सड़क पर पानी की बूंदों को पढ़ते हुए अपनी खाली आंसुओं से भरी आंखें लिए देख रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसकी तरफ चाय की एक कप बढ़ाते हुए बोली, बेटा लगता है बारिश में बहुत बुरी तरह भीग गई हो, लो चाय पी लो। उस लड़की ने उस औरत को देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, थैंक यू, पर मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझूंगी मैंने किसी बच्चे को चाय पिलाई है, पी लो वरना ठंड लग जाएगी। उस लड़की ने उस औरत के हाथों से चाय ले ली। वो औरत भी अपने हाथों में एक चाय का कप लिए उस लड़की के बगल में ही बैठ गई। उस औरत ने चाय की एक सिप ली और उस लड़की से बोली, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपने ही ख्यालों में गुम थी। उस औरत का सवाल सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, जी कुछ कहा आपने? वो औरत दोबारा बोली, क्या नाम है तुम्हारा? यही पूछा मैंने। उस लड़की ने चाय की एक सिप ली और बोली, जी त्रिशविका रा। वो लड़की 2 पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपना पूरा नाम बताया, त्रिशविका जिंदल। उस बूढ़ी औरत ने खुश होकर कहा, त्रिशविका, बड़ा ही प्यारा और अनोखा नाम है तुम्हारा। त्रिशविका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बोली, जी वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। उस औरत ने कहा, अरे बेटा ये तो हमारा रोज़ का काम है। आज बारिश की वजह से ग्राहक ही नहीं मिले
तो सोचा कि आज खुद के लिए चाय बनाई जाए, लेकिन फिर तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हारे साथ ही चाय पी ली जाए। उस औरत की बात सुनकर त्रिश्विका ने एक मुस्कान दी, लेकिन ये मुस्कान झूठी थी। अंदर ही अंदर उस पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वो ही जानती थी। उस बूढ़ी औरत ने दोबारा से पूछा, तुम इतनी बारिश में अकेली क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? त्रिश्विका ने रियलाइज़ किया कि शाम हो चुकी थी और बारिश की वजह से जो थोड़ा बहुत उजाला इस वक्त होता था वो भी अंधेरे में बदल चुका था। उसने कहा, मैं अपने घर जा रही थी, पर रास्ते में ही बारिश आ गई। उस बूढ़ी औरत ने चाय की एक सिप ली और बोली, ओह कोई बात नहीं, बारिश रुक जाए तब चली जाना। और यूँ ऐसे रात में लड़कियों का घूमना सही नहीं है, कुछ अनहोनी ही हो सकती है, तुम रिक्शा या ऑटो लेकर जाना। फिर उस औरत को याद आया कि इस लड़की के पास तो पैसे ही नहीं है। उसने कहा, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगी, तुम आराम से घर चली जाना। त्रिश्विका ने उस औरत को देखा। वो औरत मुश्किल से हर रोज़ कुछ 100 रुपये कमाती होगी, लेकिन उसका दिल कितना बड़ा था। आजकल के ज़माने में लोग कहाँ दूसरों की मदद करते हैं। त्रिश्विका ने कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो औरत उसे इस बार डांटती हुई बोली, मैंने कहा ना इस वक्त तुम्हारा यूँ पैदल घर जाना सही नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम रिक्शा लेकर घर जाओ, और अगर पैसे वापस करने हो तो सुबह दुकान पर आ जाना। मेरी दुकान कौन सी यहाँ से गायब हो जाएगी। त्रिश्विका ने उस औरत की बात सुनी पर कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद चाय खत्म होने के बाद त्रिश्विका ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाय बहुत अच्छी थी आंटी। वो औरत मुस्कुराई और उठकर वहाँ से अंदर जाती हुई बोली, तुम यहीं बैठो बेटा, मैं अभी आती हूँ, और वहाँ से अंदर चली गई। उस औरत ने अपने कमरे में बिस्तर पर रखे कुछ पैसे उठाए और थोड़ी देर बाद वापस आई, लेकिन बाहर आकर उसने देखा उस बेंच पर किसी लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। त्रिश्विका वहाँ से जा चुकी थी। उस बूढ़ी औरत ने रोड पर इधर उधर देखा पर दूर दूर तक उसे त्रिश्विका कहीं नजर नहीं आई। उसने खुद से कहा, हाय ये बच्ची न जाने इस वक्त कैसे और कहाँ गई होगी। हे महादेव, सही सलामत घर पहुँचा देना इस लड़की को। इधर बारिश और तेज हो चुकी थी। त्रिश्विका चलती चलती दूर निकल आई थी। रास्ता बहुत सुनसान था और सड़क की दूसरी तरफ खाई थी। त्रिश्विका को थोड़ी देर पहले उस लड़के की कही बात याद आ गई, अगर आपको मरना है तो जाकर कहीं पहाड़ी से कूदो ना, हम बेचारों को क्यों बेवजह मर्डर केस में फंसाना चाहती हो। त्रिश्विका एक जगह पर रुक गई। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारी चीजें चल रही थी। वो उस खाई को घूरने लगी। अभी कुछ घंटों पहले तक वो कितनी खुश थी, एक्साइटेड थी, और अब वो इस तरह सड़क पर इस हालत में घूम रही है। उसके दिमाग में अभी जो कुछ दोपहर में हुआ वो किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरह बार बार प्ले हो रहा था। फ्लैशबैक स्टार्ट्स। दोपहर के 2 बज रहे थे। आज वो बहुत खुश थी। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने फ़ोन रिसीव किया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे अश्विदी। त्रिश्विका मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच कारहिक। कारहिक ने कहा, दी क्या प्लान है आज शाम का, आ जाओ आप यहाँ, पार्टी करेंगे। त्रिश्विका ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, सॉरी बेबी, आज नहीं आ सकती। तेरे जीजू ने डिनर प्लान किया है, अगर प्लान कैंसिल हुआ तो वो सारा घर सिर पर उठा लेंगे, तू तो जानता है ना उन्हें। कारहिक ने सुना तो मुंह बनाकर बोला, ये जीजा का कुछ करना पड़ेगा, हमसे हमारी बहन चुरा ली है यार, कोई फेस्टिवल बर्थडे कुछ हमारे साथ सेलिब्रेट ही नहीं करने देता। कारहिक के पास खड़ी लड़की ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम। त्रिश्विका ने कहा, अरे कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कर, मैं कल घर आती हूँ, फिर कल भी एक पार्टी कर लेंगे, ओके। कारहिक के साथ खड़ी लड़की ने उससे फ़ोन छीना और बोली, कोई बात नहीं यदि, आप जीजू के साथ एंजॉय करो, ये तो पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है। त्रिश्विका ने वो आवाज़ सुनी और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू निहारिका, कम से कम तुमने तो समझा मुझे खुशी है कि तुम इस पागल के साथ हो और इसे संभाल लेती हो, वरना ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। निहारिका ने अपने सामने खड़े कारहिक को अजीब सी शक्ल बनाते हुए देखा और हंसकर बोली, हैप्पी बर्थडे दी, एंजॉय योर डे। त्रिश्विका ने कहा, थैंक यू माय लव। निहारिका बोली, ओके दी, टेक केयर, यू टू डियर। त्रिश्विका ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा। फिर वो अपने कमरे से बाहर आ गई। नीचे हॉल में आकर उसने देखा रीना जी सोफे पर बैठे अपनी मैगजीन पढ़ रही थी। त्रिश्विका भी आकर उनके पास ही बैठ गई। उसने कहा, मॉम आज शाम मैं और दिव्यांश डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। रीना जी ने तिरछी निगाहों से त्रिश्विका की ओर देखा और बोली,
त्रिश्विका फ़ौरन बोली, आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैंने हाउस स्टाफ को सब कुछ अच्छे से समझा दिया है कि डिनर में क्या और कैसे बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीना जी ने अपनी नज़रें मैगज़ीन से नहीं हटाई और बोली फिर त्रिश्विका भी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। त्रिश्विका को मालूम था कि कौन आया होगा। वो एक्साइटेड होती हुई उठी और बोली, दिव्यांश होंगे, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। रीना जी ने कुछ नहीं कहा। त्रिश्विका जल्दी जल्दी मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर तो दिव्यांश ही था, पर उसे देखकर त्रिश्विका सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस अपनी आंखें फाड़े अपने पति को घूर रही थी, जिसने इस वक्त हाथों में वरमाला पकड़ी हुई थी, और साथ ही उसके साथ इस वक्त एक लड़की खड़ी थी जिसने गले में वरमाला पहनी हुई थी। उसके माथे पर सिंदूर और गले में बंधा मंगलसूत्र उसके ब्याहता होने की गवाही दे रहा था। त्रिश्विका जब काफ़ी देर तक अंदर नहीं आई तो रीना जी अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ आकर बोली, क्या हुआ, कौन आया है? और जब उन्होंने ये सब देखा तो शौक की वजह से उनके मुंह से बस इतना ही निकला, दिव्यांश, शिवाली, ये सब? दिव्यांश ने अपनी नज़रें झुकाई और अपने साथ खड़ी लड़की का हाथ पकड़ता हुआ बोला, हमने शादी कर ली है मॉम। और बस ये दिव्यांश के लफ्ज़ थे। ये सुनना था कि त्रिश्विका के पांव तले ज़मीन खिसक गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा गई और तभी दिव्यांश ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। त्रिश्विका ने उसकी छुअन महसूस की और एक झटके में अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, ज़ख्म देने वाला मरहम लगाते हुए अच्छा नहीं लगता। और वो दरवाजे से अंदर चली गई। उसने रीना जी से कहा, इनसे कह दीजिए मॉम, चले जाए मेरी नज़रों के सामने से। रीना जी ने त्रिश्विका की बात सुनी और अपने बेटे से बोली, ये सब तुमने क्यों किया दिव्यांश? दिव्यांश ने रीज़न दिया, मॉम, शिवाली और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शिवाली मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो जैसे त्रिश्विका की पूरी ज़िंदगी एक झटके में उजड़ गई। न सिर्फ उसके हस्बैंड ने आज दूसरी शादी कर ली, बल्कि वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। इसका मतलब न जाने कितने वक्त से वो उसे धोखा दे रहा होगा। और वो पागल यहाँ ये सोचकर बैठी थी कि उसके हस्बैंड उससे कितना प्यार करते हैं। रीना जी ने हैरानी से कहा, क्या? दिव्यांश, जी मॉम, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी लड़की के साथ नहीं गुजारना चाहता था जो मुझे 2 साल में एक बच्चा भी नहीं दे पाई। त्रिश्विका की आंखें आंसुओं की वजह से कुछ देख नहीं पा रही थी। वो वापस से दरवाजे के पास आई और बोली, तो आपने दूसरी शादी कर ली? एक बार भी मेरे या हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? दिव्यांश ने त्रिश्विका को बिना किसी इमोशंस के देखा और बोला, नहीं सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रह सकता। मुझे घुटन होती है और मैं अब और घुट कर नहीं जी सकता, माफ़ करो मुझे। त्रिश्विका का दिल दिव्यांश के कहे हर एक लफ्ज़ से हज़ारों बार टूट रहा था, बस उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने रीना जी से कहा, मॉम आप इन्हें कह दें कि चले जाएं यहाँ से, चले जाएं इस घर से। मैं ना तो इनकी शादी को और ना ही इनकी दूसरी बीवी को और ना ही इस बच्चे को मानूंगी। चले जाएं। दिव्यांश ने त्रिश्विका की बात सुनी और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, 1 मिनट, वेट, ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँगा? इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम हो अश्वी। क्या मतलब? त्रिश्विका ने शॉक्ड होते हुए पूछा। दिव्यांश ने शिवाली का हाथ पकड़ा और त्रिश्विका के सामने ही उसे घर के अंदर लाता हुआ बोला, हाँ, तुम जाओगी इस घर से। त्रिश्विका ने रीना जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, ये क्या बकवास कर रहे हैं दिव्यांश, आप कुछ बोलिए इन्हें। रीना जी, जो कि खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देख रही थीं, उन्होंने कहा, मैं क्या बोलूं अश्वी, उसकी अपनी ज़िंदगी है। हमने उसे आज तक हर डिसीजन लेने की आज़ादी दी है। अब अगर उसका यही फ़ैसला है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और मेरा क्या? मेरी ज़िंदगी, मेरे फ़ैसले? त्रिश्विका ने सवाल किया। रीना जी ने अपनी आंखें रोल की और बोली, तो तुम्हारी गलती भी है ना इसमें? तो बांझ जो हो, एक बच्चा नहीं दे पाई अब तक, और कब तक इंतज़ार करेंगी ये बूढ़ी आंखें पोता पोती देखने के लिए? ओह, तो ये सब उसे इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन क्या उसमें उसकी गलती है? क्या वो जानबूझकर प्रेग्नेंट नहीं हो रही? नहीं ना। कौन सी लड़की चाहती है कि वो माँ ना बन पाए? उसे बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? त्रिश्विका ने कहा, मतलब मुझे उस गलती की सज़ा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं। स्टॉप योर ड्रामा अश्वी।
दिव्यांश ने वरमाला सोफे पर रखते हुए कहा। त्रिश्विका की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी और ये आदमी उसे ड्रामा कह रहा था। वो बोली, ये ड्रामा लग रहा है आपको? दिव्यांश ने एक फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा। छोड़ो यार, ये साइन करो। ये क्या है? त्रिश्विका ने थरथराते हुए होठों से पूछा। दिव्यांश ने सोफे पर बैठते हुए बड़े ही आराम से कहा, डिवोर्स पेपर्स। ये डिवोर्स पेपर्स साइन करो और जाओ यहाँ से अश्वी। त्रिश्विका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। अभी थोड़े टाइम पहले तक तो सब कुछ ठीक था, वो खुश थी, पर अचानक से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो गया। डिवोर्स पेपर्स देखते ही त्रिश्विका के चेहरे के सारे इमोशंस एक झटके में गायब हो गए। 2 मिनट काफ़ी थे त्रिश्विका के दिल में जो दिव्यांश के लिए प्यार था वो जड़ से ख़त्म करने के लिए। वो आगे बढ़ी, उसने पेन उठाया और अपने कांपते हाथ उसने उन पेपर्स पर रखे और तभी उसके कानों में दिव्यांश की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के 18% शेयर दे दूंगा। तुम अपनी पूरी लाइफ अच्छे से गुजारोगी, इतना काफ़ी होगा ना? ये सुनते ही त्रिश्विका के अंदर जो भी थोड़े बहुत इमोशंस बचे थे एक झटके में मर गए और वो डिवोर्स पेपर साइन करते वक्त जो उसे सेकंड थॉट्स आ रहे थे वो सब खत्म हो गए। उसने बिना किसी इमोशंस के वो पेपर साइन किए और वो दिव्यांश की तरफ उछाल कर आंसू भरी आंखें लिए बोली, अब ना तो मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, ना ही तुम्हारा नाम। मैं अभी तो जा रही हूँ, पर मैं वापस आऊँगी दिव्यांश राणा, तुमसे अपने साथ हुए ज़्यादती का बदला लेने। मैं तुम्हें बर्बाद करने वापस आऊँगी, बस उस दिन का इंतज़ार करना तुम। फिर वो बिना किसी की तरफ देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आज उसने वो रिश्ता, वो प्यार, सब कुछ वहीं उसी दहलीज पर छोड़ दिया और वो खुद उस दहलीज को पार करके बाहर चली गई। फ्लैशबैक एंड्स। त्रिश्विका इस वक्त उस खाई के सामने खड़ी थी। उसके दिमाग में बस एक लाइन रिपीट हो रही थी जो उसने घर से निकलते वक्त दिव्यांश से कही थी, मैं अभी तो जा रही हूँ, पर मैं वापस आऊँगी दिव्यांश राणा, तुमसे अपने साथ हुए ज़्यादती का बदला लेने। मैं तुम्हें बर्बाद करने वापस आऊँगी, बस उस दिन का इंतज़ार करना अब तुम। और त्रिश्विका ने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। हाँ, उसे नहीं मालूम था कि वो सब कुछ कैसे करेगी, पर अब करना तो था ही। और तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। उस कार से एक लड़का बाहर आया जिसकी उम्र यही कोई 24 साल रही होगी। वो जल्दी से त्रिश्विका के पास आया और उसे पीछे की तरफ एक झटके में खींचते हुए बोला, दी। त्रिश्विका जैसे होश में वापस आई। उसके सामने उसका भाई कार्हिक खड़ा था। कार्हिक ने बिना कुछ कहे त्रिश्विका को अपने सीने से लगा लिया। त्रिश्विका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस कार्हिक की पीठ पर 2 बार टैप किया। कार्हिक उससे अलग हुआ और बोला, दी, आप क्या करने जा रही थी? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो? त्रिश्विका ने खाली आंखें लिए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कार्हिक, मुझे आपकी मदर इन लॉ की कॉल आई थी। उन्होंने सब कुछ बताया और कहा कि मैं आपको वहाँ से ले जाऊँ, पर जब तक मैं वहाँ पहुँचा आप निकल चुकी थी। मैं शाम से आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। त्रिश्विका ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, तभी एक लड़की उसके पास आई और उसे हक करती हुई बोली, थैंक गॉड अश्विदी, आप ठीक हो। इतना कुछ हो गया, आपने हम में से किसी को कॉल क्यों नहीं की? त्रिश्विका ने कहा, कॉल करके क्या कहती निहारिका कि मेरे पति ने मुझे एक झटके में डिवोर्स दे दिया और घर से निकाल दिया। उसकी बात सुनकर निहारिका चुप हो गई। कार्हिक ने कहा, हम सब हैं ना दी, उस कमीने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। त्रिश्विका ने कुछ नहीं कहा। बारिश अब भी हो रही थी। निहारिका त्रिश्विका को कार की तरफ ले जाती हुई बोली, कार्हिक, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले दी को घर ले चलते हैं। फिर निहारिका ने त्रिश्विका को कार में बिठाया और खुद भी उसके साथ ही कार की बैक सीट पर बैठ गई। कार्हिक ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार सड़क पर तेज़ी से आगे की ओर निकल गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उमिका जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने कार्हिक और निहारिका त्रिश्विका को साथ लिए खड़े थे। तीनों ही बुरी तरह भीग चुके थे। त्रिश्विका की हालत देखकर उमिका जी ने फ़ौरन अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। त्रिश्विका बुत बनी खड़ी रही। उसने ना तो अपनी पलकें झपकाई, ना ही कोई हरकत की। ऐसा लग रहा था उसे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है। सभी अंदर आए। त्रिश्विका के डैड अभिज्ञान जी आगे आए और बोले, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारी बेटी के साथ? मैं खुद बात करूंगा दिव्यांश से। त्रिश्विका ने कुछ नहीं कहा। अभिज्ञान जी ने उसका इमोशनलेस चेहरा देखा
और उसके माथे पर बेबसी से अपना हाथ फेरा। त्रिश्विका ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप चलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अभिज्ञान जी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, मैं अभी जा रहा हूँ रानास के घर। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जो जब जी में आया शादी कर ली और जब जी में आया तलाक दे दिया। उमिका जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आपकी गलती की सज़ा भुगत रही है मेरी बेटी। उमिका जी की बातें सुनकर अभिज्ञान जी के पांव दरवाजे पर ही रुक गए। उन्होंने हैरानी से कहा, क्या कहा? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपकी ज़िद की वजह से आज अश्वी की ये हालत है। उसने इतना मना किया था इस शादी से, पर आपने अपनी एक ज़िद पूरी करने के लिए उसकी शादी दिव्यांश से करवाई और आज उस आदमी से शादी करने की सज़ा भुगत रही है। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। उमिका जी ने चिल्लाते हुए कहा। अभिज्ञान जी भी उसी इंटेंसिटी से बोले, तो क्या मैं अपनी ही बेटी का बुरा चाह रहा था? मुझे क्या मालूम था कि वो दिव्यांश ऐसा निकलेगा? कारिक ने दोनों को शांत करते हुए कहा, मॉम, डैड, शांत हो जाइए आप दोनों। आपको दिख नहीं रहा कि अश्विनी इस वक्त किस हाल में है? आप दोनों को उन्हें संभालना चाहिए और यहाँ आप दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हो। कारिक की बात सुनकर अभिज्ञान जी वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए और उमिका जी त्रिश्विका के कमरे की तरफ। कारिक ने गहरी सांस ली। निहारिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, कारिक, सब ठीक हो जाएगा। अश्विनी कमज़ोर नहीं है, तुम देखना वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके, ट्रस्ट मी। कारिक ने बस निहारिका को हक किया और अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया। इस वक्त उसे सच में किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उसे संभाल सके और हौसला दे सके, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसे ही अपनी अश्विनी को संभालना है। उसके मॉम डैड से कोई उम्मीद रखना फिजूल है। ऐसे सिचुएशंस में हमेशा त्रिश्विका ने उसे संभाला था और उसे मोटिवेट किया था, पर आज खुद उसे त्रिश्विका को संभालने की ज़रूरत थी, वो भी अकेले। वो निहारिका से अलग हुआ और बोला, थैंक यू नेहा, मुझे इस वक्त इस हिम्मत की बहुत ज़रूरत थी। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर दी को वापस से पहले जैसा कर देंगे, उन्हें हील करेंगे। निहारिका ने कारिक का गाल छूकर उसे यकीन दिलाया। कारिक ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊँगी। तुम अभी अश्विनी के पास जाओ, उन्हें ज़रूरत है तुम्हारी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निहारिका ने कहा। कारिक बोला, मॉम गई है ना दी के पास, और दी के साथ साथ तुम भी इम्पोर्टेंट हो। बारिश हो रही है, तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें खुद घर ड्रॉप करूँगा। निहारिका ने फिर कुछ नहीं कहा और कारिक उसे लेकर गेट से बाहर निकल गया। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.